बहुत सारे लोगों को इसका इंतज़ार है। कंगना और इमरान कट्टी बट्टी में, वो कट्टी बट्टी भी कही जाती है कई जगहों पर। असल में वो दोस्ती और दुश्मनी दिखाने का सिंबल होता है। कई जगहों पर रूठने मनाने के लिए भी कहा जाता है। अगर कई जगहों से यूं सिंबलाइज किया जाता है, यूं सिंबलाइज किया जाता है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इमरान और कंगना इसको कैसे फिल्म में दिखाने वाले हैं, उनसे हम समझेंगे। आज निखिल लाडवानी भी हमारे साथ हैं, कंगना भी हमारे साथ हैं और इमरान भी। निखिल ने असल में इन दोनों को रजामंद किया अपने अपने तरीके से। वो भी एक बड़ी मतलब इन्होंने इनको डायरेक्ट किया, ये तो अपहिल रहा ही होगा, इसलिए क्योंकि ऐसे स्टार्स को डायरेक्ट करना है। कंगना द क्वीन और इधर इमरान है, उनको डायरेक्ट करना है, लेकिन इनको रजामंद भी करना है कि फिल्म में काम करें। ये सब कैसे हुआ ये उनसे समझेंगे। और फिर इन दोनों के लिए क्या ये चैलेंजिंग था, क्या ये दर्शकों को पसंद आने वाला है, वगैरह वगैरह। युवा दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई कंगना रनौत और इमरान की रोमांटिक फिल्म कट्टी बट्टी 18 सितंबर को रिलीज हो रही है। क्या ये वाकई रोमांटिक है, ये भी इनसे जानेंगे। यूटीवी मोशन पिक्चर्स और एमए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले इस फिल्म के निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। फिल्म का निर्देशन किया है निखिल आडवाणी ने। कट्टी बट्टी में संगीत है शंकर एहसान लॉय का। कट्टी बट्टी कहानी है माधव उर्फ मैडी यानी इमरान और पायल यानी कंगना रनौत की। पायल का जिंदगी को लेकर नजरिया आम लोगों से कुछ जुदा है और इसी वजह से मैडी पायल को चाहता है। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसी बातें होती हैं कि पायल मैडी को छोड़कर चली जाती है और इसी के आसपास इस फिल्म का पूरा ताना बाना बुना गया है। सुनने में आपको ऐसा लगेगा जैसे शायद ऐसा कुछ पहले भी आपने सुना है या फिल्मों में देखा है, लेकिन इस बार इसमें क्या अलग है, क्यों अलग है और दर्शकों को वो क्यों पसंद आने वाला है, इसी पर होगी बातचीत। फिल्म का ये म्यूजिक जो आप देख और सुन रहे थे, ये फिल्म के रिलीज से पहले ही कहते हैं लोगों में काफ़ी चर्चित है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। लेकिन आइए पहले फिल्म के बारे में जानें, और इससे पहले कि हम सितारों का रुख करें, इन सितारों को जो ज़मीन पर लेके आए इस फिल्म के लिहाज से, निखिल आडवाणी आइए उनके पास चले। निखिल, जो मैंने पढ़ा इस फिल्म के मुतालिक, आपकी जो दीगर जगहों पर बातें हुई हैं, पहले कंगना को भी रजामंद करने में आपको मशक्कत हुई और आपके वे ऑफ टेलिंग की वजह से, आपने जिस तरीके से स्क्रिप्ट को पढ़ के सुनाया, इमरान माने, वरना इनको भी लग रहा था इसमें नया क्या है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इमरान हमेशा ये सोचता है कि मुझे नरेट नहीं, मैं नरेशन में नहीं बैठ सकता हूँ, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मैं सो जाता हूँ। मैंने उनको कहा कि आप मेरी नरेशन में नहीं सोना, यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप इन माई नरेशन, क्योंकि जिस तरह से मैं तो कूद के उछल के नरेट करता हूँ, चिल्ला के नरेट करता हूँ। प्लस क्या है कि ये जो फिल्म जो है वो अंशुल सिंघल, आपने यूं तो हाँ नहीं करवा लिया इनसे। हाँ, कर रहा हूं। नहीं, मैं उनको देख के भी मैं उनको देख भी नहीं रहा था नरेशन में। मैं एक्चुअली उनकी बीवी अवंतिका और उनकी माँ जो है ना, उनको देख के नरेट कर रहा था, क्योंकि मुझे उनका रिएक्शन देखना था कि उन्होंने पढ़ा था। आई वांटेड हिम टू सी देयर रिएक्शन एंड दे, जो वो लोग हंस रहे थे, फिर वो लोग रोने लगे, फिर हंसने लगे, फिर रो रहे थे। तो आई जस्ट फेल्ट कि इट वाज वेरी गुड नरेशन। और जो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, तो जब मैंने कंगना को भी नरेट किया था, उसमें कुछ जंपिंग वंपिंग नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नरेशन था। तो ये आसान नहीं होता। आप जिस तरह की डिसर्निंग ऑडियंस है जी, उसमें आप किसी को हंसा पाएं या किसी को रुला पाएं, ये आसान नहीं होता। बिल्कुल। पहले का वक्त अलग है, जब सिनेमा हॉल में पीछे बैठी सिसकियों की आवाज आने लगती थी और ये होने लगता था। अब के लोगों को रुला पाना, हंसा पाना बड़ा मुश्किल है, वो भी अगर आप इमरान के। और हमने ये भी सुना कि इनके मामा भी रो बैठे और पहली बार वो टॉवेल के साथ देखे गए, मतलब हालात निचोड़ने वाले बन गए थे। तो ये टॉवेल वाला जो शॉट है वो बजरंगी भाईजान के बाद वो लोग यूज किया है। बट जब उन्होंने एडिट देखा तो उनको भी काफ़ी वो इमोशनल हो गए। उन्होंने स्क्रिप्ट सुना था मेरे से, मैंने उनको नरेट किया था 1 साल पहले, और जब उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने कहा कि इट्स वेरी मूविंग, इट्स वेरी, जिस तरह से जो कंगना भी कहती है कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो पीढ़ी है, दे हैव फॉरगॉटन व्हाट लव इज अबाउट। क्या लव क्या है, व्हाट्सएप पे सब लोग लव कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, दे हैव फॉरगॉटन व्हाट लव इज, एंड दिस फिल्म इज, इट सेलिब्रेट्स। सो यू आर डिफाइनिंग द लव इन दिस फिल्म और समथिंग, reminding people. Okay, now to Kangna, and if you permit me, Imran. अच्छा, कंगना, आई मीन वहाँ जहाँ पे आप हैं क्वीन और इन तमाम फिल्मों की सफलताओं के बाद बड़ी कम ऑक्सीजन होती है कहते हैं वहाँ जब आप पहुँच जाते हैं, तो एक आप कैसे सरवाइव कर रही हैं, दूसरे फिर यहाँ पहुँचने के बाद क्या प्लान किया जाता है, यहाँ बने रहना, इससे और ऊंचाई पे जाना, या बस हो गया चलिए अब लाइफ को अपने तरीके से लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आई थिंक
इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद जब इंसान को ये मुकाम मिलता है जिसमें शोहरत तो सभी को मिल जाती है लेकिन इज़्ज़त बहुत कम लोग कमा पाते हैं, तो जब इज़्ज़त इंसान को मिलती है तो आई थिंक उससे ज़्यादा तो सफलता का कोई और मायने नहीं है। और जितना एक जब असफल थे तो उसका एक अलग संघर्ष था, अब जब सफलता है उसका अलग संघर्ष है, तो कंपटीशन अब हर जगह होता है, तो ऐसा एक अलग एक इंडस्ट्री का चेहरा देखने को मिल रहा है। तो उसके अपने चैलेंजेस हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि कहीं चैलेंजेस कम हो गए हैं और ये भी नहीं कहेंगे कि अब किसी तरह के किसी और उन्नति की या विकास की कोई तमन्ना नहीं है या इच्छा नहीं है। अभी भी चाहते हैं कि और कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ें और कुछ करें किसी भी स्तर पर, लेकिन एक जो ग्रोथ है वो। लेकिन जब आपने इस तरह की सक्सेस देख ली हो तो जाहिर है आप अपने बार को ऊपर ले गए होते हैं और फिर उससे ऊपर ले जाना होता है जी। और फिर उसके बाद अगर आपने कट्टी बट्टी करने की सोची तो क्या आपको ये लगा कि आपके एक्टिंग स्किल्स के हिसाब से, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपके बार को और रेज करने वाली फिल्म है? जी और आई ये मुझे एक कदम ज़्यादा, अगर 100 कदम नहीं तो मेरे पिछले किरदार से जो कि दत्तो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई है, उससे मुझे एक कदम आगे लेके जाएगी, क्योंकि पायल का जो किरदार है वो अब मैं उस पॉइंट पे हूँ जहाँ पे मुझे ये नहीं है कि मुझे एज एन एक्टर खुद को प्रूव करना है। कहीं ना कहीं क्वीन या फैशन जैसे फिल्मों में ये एक संघर्ष था कि मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग आती है और मुझे ये प्रूव करना है। अब ये संघर्ष है कि मैं कैसे लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बनूं, मैं कैसे उनके साथ में उनकी ज़िंदगी को उनके साथ बांट सकूं। तो ये अनुभव आई थिंक बहुत ही स्पिरिचुअल है अपने आप में। तो जो पायल का किरदार है तो हर एक वो इंसान जिसने पाथ लीडिंग टू द सोशल सर्विस और पॉलिटिक्स ऐसे ये तो बहुत जल्दी ही होगा इस बात पे कोई भी निष्कर्ष ले लेना, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसान जुड़ना चाहता है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो मैं कहूँगी कि जिसने भी ज़िंदगी में कभी किसी को प्यार किया है, पाया है और खोया है, वो इस फिल्म को अपनी ज़िंदगी का और इस किरदार को एक बहुत ही अहम हिस्सा बना लेगा। प्यार के बारे में असल में वो जैसा अभी मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या इसको डिफाइन किया गया है इस फिल्म में, इतने सारे शेड्स होते हैं, इतनी लेयर विद इन लेयर्स होती हैं कि प्यार को समझ पाना ये ऐसा फलसफा है जो किसी के बूते का असल में रहा नहीं। ये इटर्नल क्वेस्ट रही है लोगों की उसको समझ पाएं। लेकिन इमरान, अब जबकि आप प्यार के रास्ते से गुजर के खुद अपनी जाती जिंदगी में पिता भी बन चुके हैं, इस फिल्म को करते हुए और एक खुद इंसान की हैसियत से आपकी मशीनरी इन ट्यून थी, इंटरनल और एक्सटर्नल जो एम्बियंस था, या आपको लग रहा था कि आप असल में कुछ और हैं और कर कुछ और रहे हैं? नहीं, एक्चुअली इस फिल्म को लेकर के एकदम इन ट्यून थे, इसलिए मैं थोड़ी लंबी बात बताना चाहूँगा आपको। वो ये है कि हमारी फिल्म में रोमांस नहीं है, प्यार है, और रोमांस और प्यार में फ़र्क होता है। फ़र्क है, हाँ। एक रिलेशनशिप की शुरुआत में बड़ा रोमांस होता है। आप किसी लड़की से प्यार करने लगते हैं, यू थिंक शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आप उनको कहीं डेट पर ले जाते हैं, उनके लिए फूल लेके दिलवा देंगे, ये होता है रोमांस। लेकिन रोमांस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मुसीबतें आ जाती हैं एक रिलेशनशिप में, जाहिर सी बात है। इट गोज़ अप एंड डाउन, आप तरह तरह की जिम्मेदारियाँ होती हैं, आप दिक्कतें आ जाती हैं। उसके बावजूद क्या आप किसी के साथ रह सकते हैं, उस रिलेशनशिप को निभा सकते हैं, वो प्यार होता है। बिल्कुल। हमारी फिल्म वहाँ शुरू होती है जब इन दोनों का रिलेशनशिप टूट चुका है, 5 साल ये साथ में रह चुके हैं, रोमांस उनका ख़त्म हो गया है, दे हैव स्टार्टेड टू फाइट, देयर हैव बीन डिफिकल्टीज, फिर उनका ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद वो जो अमूमन हम देखते हैं आखिरी फ्रेम, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, आप वहीं से शुरू कर रहे हैं? हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद शुरू कर रहे हैं हम। ओके। जब निखिल मुझे नरेट कर रहे थे चीख चिल्ला के, जब वो मुझे मैडी और पायल के किस्से सुना रहे थे, उनके रिलेशनशिप के बीच के दौरान होता है जो टेंडर ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं और जो लड़ाई झगड़े वाले मोमेंट्स हैं, सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी का एक झलक है। मुझे लगा कि अब मेरे और अवंतिका के बीच में यही मोमेंट्स आए हैं, ऐसा ही हुआ है। तो अगर आमिर को भी ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी के शेड्स दिखाती हुई ये फिल्म है, अगर आपको भी ये लगता है जी कि आपकी ज़िंदगी के कुछ शेड्स इसमें नुमायां हैं, तो क्या असल में कोई भी जो इश्क में पड़ा होता है, अगर वो इस फिल्म को देखेगा तो क्या उसको ये महसूस होगा कहीं से कि वो उसको भी छू के जा रही है? सर वो सब स्माइल करेंगे जी, मेरा तो यही मानना है। ऐसे देखेंगे कि मेरे साथ हुआ है, मेरा ये जब मानना मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो वो ही लगा, एवरीवन विल फील दिस, ये मेरे साथ हुआ है, एग्जैक्टली ये हुआ है। मैंने देखा है, मैंने पिछले 2-3 ट्रायल्स में जो प्रीव्यूज हुए हैं, मैंने लोगों के चेहरे देखे हुए, ऐसे सब ऐसे बैठे,
एवरीबडी सिटिंग विद अ स्माइल, क्योंकि उनको लगे कि यार ये मेरे साथ हुआ है, एग्जैक्टली ये मेरे साथ हुआ है। जब मैंने पढ़ा वो एहसास मुझे हुआ था। हालांकि जो राइटर है ही लुक्स लाइक द मोस्ट अनरोमांटिक एंड मतलब उसको लगता है कि नहीं कि कोई उससे प्यार कर सकता है। बेचारा अंशुल was saying bad things But he's a very sweet boy and the fact that this guy जो सहारनपुर का एक आया, फिर अभी मुंबई में IIT ज्वाइन करके अभी वो फिल्म लिख रहे हैं, ही जिस तरह से उसको जिंदगी और रिलेशनशिप्स की जो समझ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये बातें इश्क को लेकर पहले कैसे सब कुछ हंकी डोरी होता है और फिर कैसे अचानक जब आप हकीकत की से रूबरू होते हैं तो सब कुछ हवा हो जाता है, और जब ये काफूर होता है तो आपको लगता है अरे ये मैंने क्या किया था और ये बेवकूफ़ी थी क्या, और अगर ये बेवकूफ़ी थी तो चलो इसको ख़त्म ही कर दें। फिर वो अगर ख़त्म करते हैं आप तो एक दूसरी तरीके की समस्या शुरू हो जाती है कि ये मेरा ही बनाया हुआ था और मैंने ख़त्म किया, लिहाजा ये मेरी ही हार हुई, तो एक अलग डिप्रेशन और उसमें पस्ती में आप चले जाते हैं। तो ये किन मायनों में अलग है? आई एम सो हैप्पी, मतलब हमारा लास्ट इंटरव्यू जो है ये, और आपने पूरे करेक्टली आपने ये किया, अच्छा सुपर्बली आपने किया, तो यही है फिल्म, यही मैडी का कैरेक्टर है, यही सारे जर्नी में, इसी जर्नी से मैडी गुजर रहे हैं उन पहुंचने के लिए। तो ये अब वही, अगर ये मैं अंदाजा लगा सकता हूँ सिर्फ इससे कि आपने एक हिंट दिया कि फिल्म किस बारे में है, तो फिर इसका मुझे लगता है कि दूसरी तमाम अंदाजों से और फिल्मों से और स्क्रिप्ट से जो अलग करने वाली है आपकी फिल्म को, ये फिर सिर्फ ट्रीटमेंट ही होने वाला है कंगना। आई थिंक एक क्लासिक लव स्टोरी के लव कॉन्कर्स ऑल, वो इसमें हम लोगों ने बिल्कुल रिटेन किया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि प्यार को लेके एक जो एक सत्य है कि प्यार पे ही दुनिया टिकी है, अगर लोगों में वो फेथ ना हो, और हमारी जनरेशन में जो कि जैसा कि अभी बताया कि व्हाट्सएप पे रोमांस शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाता है, अगर वो ना हो तो द वर्ल्ड विल नॉट बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो इस तरह से ये आपको इस फिल्म के, जब आप फिल्म देख के निकलेंगे तो इसमें आपको आई थिंक जो आपके साथ हैं या जिनके साथ आप हैं वो आपको और अच्छे लगेंगे, जो दुनिया में लोग हैं वो और अच्छे लगेंगे, अच्छाई में और विश्वास होगा। तो जब आप ये कहती हैं कंगना कि दिस इज द टफेस्ट रोल आई हैव एवर काइंड ऑफ हैड, क्या ये इसलिए आपको लगता है कि प्यार को असल में निभा पाना ही मुश्किल होता है और वही पर्दे पे करना इसलिए मुश्किल है, या ये ट्रीटमेंट इसको मुश्किल बनाता है? आई थिंक मेरा किरदार जो है वो एक तरह से मिस्ट्री है फिल्म में, कि ये लड़का जो है इस लड़की के से अपने उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जानने के फिराक में हैं, और वो उसके हाथ में आ नहीं रही है लड़की। तो एक तरह से मिस्टीरियस कैरेक्टर है, तो जैसे अनफोल्ड होता है तो आपको क्लाइमैक्स में जाके पता चलता है कि ये लड़की की क्या मिस्ट्री है, ये कौन है, कहाँ से आई है। तो जिस तरह से आई थिंक सबसे ज़्यादा क्राइसिस तो इस कैरेक्टर को लेके ये है कि आपको ये एक अलग तरह से एक नज़रिया देती है ज़िंदगी का, जो कि हम आम लोग कभी सोच नहीं पाते हैं जिस तरह से ज़िंदगी के बारे में। तो जब वो नज़रिया खुल के आया तो रेगुलर एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे साथ क्या होता है, आज है कल क्या होगा, किसी को कल होना हो। असल में ये बड़े मौलिक सवाल हैं जिंदगी से जुड़े हुए, लेकिन इनके सवाल के जवाब ढूंढ पाना उतने ही मुश्किल काम तो होते हैं। लेकिन अब ये जो अभी जब मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने सबसे मुश्किल रोल किया, ये आप क्यों कहती हैं, तो इमरान ने बड़े सवालिया निगाह से पहले मेरी तरफ देखा, फिर आपकी तरफ देखा कि ये तो अभी इन्होंने कहा नहीं इस वाले इंटरव्यू में, फिर इन्होंने पूछा क्यों। असल में महाराज आप लोग जो कर रहे हैं वो एक तक महदूद तो है नहीं, अब इंटरव्यू कहीं आपने भी दिया होगा। अभी मेरे कान में एक सवाल पड़ा, पीसीआर जो मेरे को कंट्रोल कर रहा है वो मेरे से कह रहा है कि आप कंगना से पूछे कि इनको ये टफेस्ट क्यों लगा, तो इसलिए मैंने ये सवाल किया। अब आप ये भी बता दीजिए जरा। आप सिर्फ पिक्चर देखने के बाद समझ पाएंगे कि इनके लिए कितना मुश्किल रहा है। और आपके लिए? मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर से इतना रिलेट कर रहा था। ये इसके जो इमोशनल स्ट्रगल है, जो रिलेशनशिप के स्ट्रगल्स हैं, ये मैं खुद बहुत देख चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में। 13 साल से मैं और अवंतिका साथ में हैं, तो जाहिर सी बात है वी हैव हैड अप्स एंड डाउन्स, देयर आर डिफिकल्ट टाइम्स, देयर आर हैप्पी टाइम्स, ये सब। लेकिन ये बताइए कि आपका वो जो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ था जब आपने पूरे कमरे में मोमबत्तियाँ जला दी थी और अब आप बाप बन गए हैं, तो ये क्या बहुत तब्दीली आ जाती है, और क्या रूमानियत की वो खुशबू उड़ जाती है और उसके बाद जो फूल बचा रह जाता है वो सजो के रखने लायक रहता है, या फिर बस रहता है? बस या खुशबू की तलाश कहीं और शुरू हो जाती है? आज तक तो नहीं, अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है। और इसी की बात तो मैं कर रहा था। अगर खुशबू इधर उधर से आ रही हो तो आप रुमाल रख लेते हैं, या फिर? अजीब सी बात यह है कि आती नहीं है। नहीं आती? नहीं। हाँ। आपको अपने रिलेशन पर काम तो जरूर करना ही पड़ता है। ये तो हर कोई जानता है। नहीं, तो ये जो आप
कह रहे हैं जी। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अवंतिका भी देख रही हो सकती हैं या नहीं, सच्चाई तो यही है भाई। अभी सच्चाई यही जी है? हाँ, बिल्कुल। हम्म। सच्चाई ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो रोज अगर मेहनत करनी अगर पड़ती है। उनकी गैरहाजिरी में या उनको नहीं मालूम हो और ऐसी खुशबू आप तक आती, आपको मालूम पड़े, तो आपको उससे गुरेज होगा या आप उसको वेलकम करेंगे? आए तो जरूर वेलकम करूंगा। चलिए, अभी ये भी अवंतिका ने सुन लिया होगा, मेरा काम होगा। निखिल, ये अभी मुझे पता चला कि यहाँ एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन तब जबकि आपने एक के बाद एक सक्सेसफुल मूवीज की हों, आप जाहिर है एक दूसरे तरह के कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं। तब जब आपको कुछ हिचकोले खाने पड़े हों तो आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा होता है, और असल में यहाँ एक मिक्स एंड मैच उसका भी है, उस पर भी चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं भी सर फिरा तू भी सर फिरी, मैं भी सर फिरा तू भी सर फिरी, मैं भी सर फिरी, मैं भी सर फिरा मैं भी सर फिरी। कंगना और इमरान की ये कट्टी बट्टी आपको अपनी जिंदगी में, जो अपनी जाती जिंदगी में कट्टी बट्टी हुई है, उसकी कितनी याद दिलाएगी? और जाहिर है उसी पर ये सब कुछ मुनहसर है कि ये फिल्म कितनी सक्सेसफुल होगी। हमने ये भी सुना कि कंगना को इस रोल के लिए रजामंद करने के पीछे सलमान खान का भी हाथ रहा है, क्या ऐसा है? रजामंद तो नहीं, लेकिन ये कह लीजिए कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मुझे और निखिल सर को। वो काम कर रहे थे निखिल सर के साथ, तो और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने हम दोनों को मिलाया और कहा कि अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छा रोल है। तो कहीं ना कहीं वो एक कह सकते हैं कि मीडियम रहे हैं। लेकिन ये तो आपको बहुत दिनों पहले स्क्रिप्ट दे के आ गए थे, और फिर इनको ये लग रहा था कि अभी इतने दिन कैसे हो गए कि स्क्रिप्ट इनकी निगाह से गुजरी नहीं। सलमान खान ने कहा आपको कि नोशन मत बनाओ भैया, पढ़ लो एक बार पहले, फिर उसके बाद हाँ या ना बोलना। ये इतनी मशक्कत क्यों करवाते? ये एक दूसरी स्क्रिप्ट है। हाँ, अच्छा। नहीं, सलमान ने सिर्फ एक फ़ोन किया क्योंकि वो कंगना न्यूयॉर्क में थी। अच्छा। और मैं गया था उनके घर ऐसे ना सुनने। अच्छा। मुझे पता था कि मैं ये कंगना विल नेवर डू दिस फिल्म, क्यों करेगी ऐसा? इतना कॉन्फिडेंस क्यों था? नहीं, क्योंकि बिकॉज उन्होंने क्वीन किया है, तन्नू एज मन्नू उस टाइम पे उन्होंने साइन नहीं किया था। हम लोग सुन रहे थे इंडस्ट्री में, तो क्या एक सेंट्रल रोल मतलब एक ये था कि मतलब शी इज ओनली गोइंग टू बी डूइंग दैट काइंड ऑफ वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स। और मैं ये भी जानता हूँ कि शी वाज आल्सो लिसनिंग टू इट। सलमान ने बोला तो मैं सुन लेती। बट व्हेन द नरेशन में एक एनर्जी आती है, एक फीलिंग आती है। तो एकदम सुन के आई वाज लाइक ब्लोन अवे। मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी रिफ्रेशिंग स्क्रिप्ट लगी कि विद इन 2 मिनट्स आई सेड कि यस, आई एम ऑन बोर्ड। तो ये इतना रिएक्शन इमीडिएट बहुत कम स्क्रिप्ट्स का आप दे पाते हैं। उसके बाद मुझे लगा कि वो भाग जाएगी। अच्छा। तो जब उन्होंने बोला कि कैन यू स्टार्ट शूटिंग, आई सेड हाँ, बट हाउ कैन यू? आई सेड आई विल शूट, डोंट वरी, इन 10 days विल शूट, डोंट वरी। तो मैंने सब कुछ के लिए सब हाँ किया। उसके बाद काफ़ी मैंने बोला नहीं वी कांट शूट नाउ, वी कांट डू दिस। एक बार साइन हो गया, फिर मैंने गेम्स खेलना चालू किया। तो ये कंगना, अभी जहाँ से वो पहले वाला सवाल आया था, वहीं से दूसरा सवाल भी आया है, और वो तमाम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपने ये मौन व्रत क्या रखा था, क्या है ये मौन व्रत के पीछे की क्या कहानी? क्योंकि जो फिल्म में मेरा जो किरदार है वो मैं अब रिवील नहीं कर सकती हूँ। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसको मौन व्रत क्यों रखना पड़ा। तो इन्होंने मौन रह के आपको समझा दिया किया, और आपने कहा कि नहीं, रिवील नहीं करते हैं। ठीक है, वहाँ से इशारा आ गया है कि अब एक दिन रहा है फिल्म रिलीज होने को। अब तक जो हम लोगों ने एकदम सीक्रेट रखा है, तो अभी उसको हम सीक्रेट ही रखेंगे। मेरा अपना अनुभव ये है इमरान कि अगर बहुत दिनों तक मैं ऑफ एंकरिंग हूँ, ऑफ एयर हूँ, और फिर अचानक मैं बुलेटिन फिर से करना शुरू करता हूँ या डिस्कशंस में जाता हूँ, तो मुझको अंदर से कुछ गैदर करना पड़ता है हर बार, बेशक कितने ही साल हो गए हों ये करते हुए। और अगर उसके बीच में कुछ ऐसा हुआ हो कि जिस तरीके की मैं चीज़ें को चाहता हूँ कि वो हों, वो नहीं हुई हों एक लंबे समय में, तो फिर ये भी लगता है यार कि कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या, मैं कहाँ चूक रहा हूँ। फिल्म्स में जब ऐसा होता है, आपको उस तरह की सक्सेस बॉक्स ऑफिस में मॉनिटरीली नहीं मिलती जिस तरह की आप चाह रहे होते हैं, फिर आपको एक फिल्म करते हैं और जो आपके सामने होती है वो हीरोइन होती है जो कि सक्सेस ही सक्सेस के साथ आ रही होती है। क्या ये किसी तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि मेरा ये मानना है कि जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं, टैलेंटेड लोगों के साथ काम करते हैं, आपका काम और भी अच्छा हो जाता है। अपनी पहली फिल्म से मैंने ये कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड अच्छे लोगों के साथ ही काम करूँ। एंड आई फिगर दिस आउट इन जाने तू। मेरा ये मानना है कि वो मेरी पहली फिल्म थी, लेकिन मैंने ये नोटिस किया था कि जब मैं रत्ना जी के साथ काम कर रहा था या परेश रावल के साथ काम कर रहा था, वो सीन्स मेरे हिसाब से मेरे सबसे अच्छे सीन्स थे उस फिल्म में। आई थिंक यू हैव टू वर्क विद स्किल्ड एंड टैलेंटेड पीपल ऑलवेज। तो क्या ये मतलब ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप किस तरह की टीम के साथ काम कर रहे हैं? मेरे लिए तो बहुत मैटर करता है। हाँ। क्योंकि जब मैं काम करते वक्त खुश नहीं रहता हूँ, फिर ना मेरा काम अच्छा होता है ना फिल्म अच्छे से बनती है। आपको सच बात तो यह है कि जब मेरी कोई फिल्म नाकामयाब रही है, मेरे लिए कोई हैरानी वाली बात नहीं होती है। क्योंकि जब आप फिल्म देखते हैं, फिल्म जब आप बनाते हैं एक माहौल सा होता है। आखिर में जब आप फिल्म देखते हैं, आप यू कैन बी ऑनेस्ट, यू कैन से कि मुझे फिल्म अच्छी लगी या नहीं। और जब मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी है, जब काम करने का माहौल अच्छा नहीं था, वो फिल्म चली नहीं है। जब मैं खुश रहता हूँ, जब हंसी मजाक में काम होता है, जैसे कि जाने तू में किया था, या फिर डेली बेली, आई हिट लव स्टोरीज, एक मेरा एक तू वगैरह, जब मैं खुश था, फिल्म कामयाब रही है। चलिए, इस बार आप खुश हैं और बहुत ही खुश। हम उम्मीद करते हैं फिल्म कामयाब हो। लेकिन निखिल, वहाँ से शुरू करना जहाँ अमूमन चीज़ें जाके ख़त्म होती हैं। जैसे दो लोग जब ऐलान करते हैं इस बात का कि हम इश्क में गिरफ्तार हैं और अब हम शादी करने वाले हैं, पहली बात जो उनके घर वालों की तरफ से आती है वो यही आती है कि चलो ये डूब गए, बहुत जल्दी अब इनके आप सेपरेशन की भी खबरें सुनेंगे। और वो लोग ये दुआ कर रहे होते हैं कि पहले तो इन्होंने इसलिए नाम डुबाया कि इन्होंने ट्रेडिशन से हट के शादी की, और अब ये जब सेपरेट होंगे तब फिर से नाम डूबेगा, जो बचा खुचा रहेगा। वहाँ से आपने इसको आगे बढ़ाया है, मीन्स रूमानियत ख़त्म हुई और अब हकीकत सामने है और अब इसको आगे ले जाना है। फिर आपने इसको एक्सप्लोर, ये सितारों से आगे वाले जहाँ को आपने कहाँ किस हद तक एक्सप्लोर किया है? मेरे ख्याल से तब तक वहाँ तक एक्सप्लोर किया है जहाँ पर एक जो लव है, जो प्यार है, उसे सब उसका जो मतलब है, वी एज अ पर्सन आई अंडरस्टूड व्हाइल मेकिंग दिस फिल्म कि मैडी और पायल जो दोनों, इसलिए कंगना भी बता नहीं सकती कि उसके जो किरदार है इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि जो या क्वीन में हो या तन्नू में जो दत्तों का कैरेक्टर है, आई फील उसमें देवर प्रॉप्स इन जो हेल्प्ड हर क्रिएट दैट कैरेक्टर। इसमें क्या है, इट्स अ नॉर्मल एवरीडे गर्ल जो काफ़ी स्पिरिटेड है, वॉलेटाइल है, स्पॉन्टेनियस है, जिसको आपको लगता है एक तरह से बट एक्चुअली दूसरी तरह से। So she is actually, so when you see the film from a different perspective, आपको लगता है अरे ये मैंने देखा नहीं था, ये मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। तो we've taken love to that extreme, to that point, जहाँ पे आपको लगेगा कि यार this is मैडी और पायल की जो लव स्टोरी है, मेरे हिसाब से एक मिसाल बन जाएगी कि यार वेरी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। मैंने एक फिल्म बनाई थी कलोना 12 साल पहले, जहाँ पे मुझे उस टाइम पे लगा था कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि लाइफ इज व्हाट हैपेंस इन बिटवीन द प्लान्स यू मेक। Yes. हम लोग वी आर सो कॉट अप इन की इसको ऐसे करना है, उसको 2 साल वैसे के बाद ये करना है। होगा, 2 दिन के बाद मुझे ये करना है, 4 दिन के बाद मुझे। लेकिन कॉर्पोरेट इंटरव्यूज में तो सबसे अच्छे लोग वही माने जाते हैं जिनसे अगर ये पूछा जाए कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, और वो उसका जवाब दे पाए, दैट मींस ही इज एवरीथिंग इन दिस थिंग। तो ऐसा आदमी जो आप कह रहे हैं कि लाइफ वही होती है जहाँ पे प्लानिंग नहीं होती है और स्पॉन्टेनियस होती है, करेक्ट। तो इसमें ये है कि प्यार वो इज अबाउट whether it is sacrifice, whether it is the other person, where selflessness is more important than everything else. कंगना, ये जो कहते हैं कि ज़िंदगी आपको असल में यहीं से सीखने मिलती है जहाँ आपने कुछ प्लान नहीं किया होता। आपका अपना फलसफा ज़िंदगी को लेके जो रहा है और आपने इस किरदार में जो जिया है, कुछ चीज़ें आपके अंदर भी हमेशा के लिए बदली हैं क्या, आउटलुक के लिहाज से? आई थिंक मुझे ये किरदार से पहले की कंगना और एक किरदार के बाद की कंगना में आई थिंक कम से कम 100 साल का फ़र्क है। क्योंकि कोई रोल आता है जो आपको एकदम से बहुत मैच्योर कर देता है, चाहे आप पसंद करें चाहे ना पसंद करें। तो वो इस किरदार ने मेरे साथ किया है। अगर इसने मेरे लिए एक ऐसा नज़रिया खोल के रखा है कि मैं हर सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं सोचती हूँ कि चलो जो भी मेरी प्रॉब्लम है या मेरी प्लस पॉइंट्स हैं या माइनस पॉइंट्स हैं, उनके सिवाय जो उस दिन की खूबसूरती है और उस दिन की अहमियत है, सबसे पहले तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो आई थिंक अगर इस फिल्म को अगर सम अप करना हो एक लाइन में तो वो यही होगी कि हर पल यहाँ जी भर जियो,
कल हो ना हो। फिर जो है समा कल हो ना हो। इमरान, क्या यही यूएसपी है या आपको लगता है इसके साथ साथ भी कुछ चीजें हैं जो क्विंटेसेंशियल हैं इस फिल्म के बारे में? मेरे हिसाब से इस फिल्म की खासियत ही यही है, इसकी रिलेटेबिलिटी। एक तो जैसे हम कह रहे थे, हर कोई इस फिल्म को देखकर कहेगा कि भाई ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है, जिनका रिलेशनशिप रह चुका है। ठीक। और तो इस फिल्म की इमोशनल जो कोर है, इमोशनल कनेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्योर है। शुरुआत में आप आमिर मामू की जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि उनको रोना आया। मेरा ये मानना है कि जब तक हमारी एंड क्रेडिट्स शुरू होंगे, अगर हर किसी को रोना ना आए, इसका ये मतलब है कि ये हमारी कमी रह गई है, वी हैव नॉट मेड द फिल्म करेक्टली। या फिर वो सही रिलेशनशिप में पड़े नहीं है। नहीं ये रिस्क आप नहीं लेंगे अभी। चलिए, सही है, हर कोई रोएगा इस फिल्म में। ठीक है। सब कुछ लोगों पर छोड़ दिया गया है और ये दावा है कि इस तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है कि हर कोई ये महसूस करेगा कि उसकी ज़िंदगी को छू कर ये फिल्म जा रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो वाकई फिर कामयाबी बस आपसे एक दिन दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। और जैसा आप कह रहे थे कि इस पल को जी लेते हैं, बहुत खूबसूरत वक्त आप लोगों के साथ बिताया। ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू सो मच। और हमारे दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कब नहीं जानिए। फिजूल